जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 15 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाले प्रश्न है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से 15 ऐसे प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, प्लस में हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाली है इस वीडियो से, क्योंकि ये 15 ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो जाएगा। ये 100% लिख के रख लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो 15 के 15 प्रश्न पढ़ लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक खोलिए और वहां पर मिलाइए। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट करके जाइएगा कि सर आपने गलत बोला है, तो हम आपका बात स्वीकार करेंगे। अगर सही निकलेगा तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न याद करना होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में लिख के आना होगा, ताकि हमारा नाम रोशन होगा और आपका रिजल्ट अच्छा खासा होगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 15 के 15 प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से अपने कॉपी में भी नोट करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है आप पे और आप ये काम जरूर करेंगे। हम आपको अभी ये कहेंगे कि आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। जो जो प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे उसका प्रश्न का क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो अब आप क्या कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपके सामने 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है। उससे पहले प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब, अगर अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं करना है, डिसलाइक करना है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको और अच्छा लगे तो, और पढ़ने का जरूरत हो तब। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन लाइक करना आपका और डिसलाइक करना आप ही का काम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब आपका कहना है कि चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आप स्टार्ट किया जाए। आप एक बार अपने दोस्तों को जम के शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, प्लीज शेयर कर दीजिएगा आप सभी अपने अपने दोस्तों को। चलिए यहाँ पर 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है। परमाणु अप्रसार संधि क्या है, इसके पहले हम उत्तर समझते हैं। तो उत्तर में लिखा है कि यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अणुबम रखने की अनुमति देती है। इसमें कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो देश संपन्न है, नहीं कहते कि जो आपके सब चीज है, जैसे लोहा हथियार बम बारूद सैनिक वगैरह सब चीज है, उसके पास क्या है, अणुबम या परमाणु बम कह सकते हैं, रखने का अनुमति है कि हम रख सकते हैं इसको। ठीक है, और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। और ऐसे हथियार रोकने से किसे रोकती है, जैसे क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आतंकवादी जो फैलाता है उसको ये हथियार सब क्या करते हैं, रोकती है कि इसके हाथ में हथियार नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी भी देश पे आक्रमण करके क्या कर सकता है, उस देश को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने और रखने वाले देशों को इस संधि में रखा गया, जिसमें मूल 5 देश शामिल है, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। आपको पता होगा कि जापान में जो है परमाणु बम गिरा दिया गया था, पता है ना, जो बम गिरा दिया किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। क्यों? अमेरिका उस समय जो था बहुत ही संपन्न देश था, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली देश था, तो उसके पास सब चीज था। तो वो क्या करते थे, उसके पास जो सब चीज था तो उसके पास परमाणु बम था। ठीक है, एक तरह से वो भी गिराया हुआ है किस पे, जापान पे। तो ये एक सिंपल सा प्रश्न था, जिसमें कह सकते हैं आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन सेकेंड नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जाति वाला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जाति से रिलेटेड जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, 2 नंबर के प्रश्न को देखिएगा कि भारत की राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करें। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जाति का, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और जाति के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आपको 2 नंबर 5 नंबर कट सकता है वहां पे। तो आपको उत्तर लिखना है कि भारत की राजनीतिक में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए, अगर कोई भी नेता वगैरह जो चुनाव वगैरह जीतता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, जाति पे डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए वो जात से यादव है, ठीक है, यादव है, तो यादव के नाम लेके आप जीतेगा, ज्यादा अपनी वोट उस तरफ करेगा। और कोई और जात से है, ब्राह्मण हो गया
कह सकते हैं राजपूत हो गया, ये सब जात हो गया, तो अपना अपना जाति से करेगा। और मान लीजिए आपके जात की संख्या बहुत ही कम है, 10 20 50 तक है आपकी जात की संख्या, तो आप जाति पर न लेके आप क्या करेंगे, देश की सेवा के बारे में आप सोचेंगे, सोचेंगे कि नहीं? आप सोचिए, माइंड लगाइए थोड़ा सा, कि जब आपकी जाति की संख्या कम रहेगा तब आप इस तरह के निर्णय करेंगे। लेकिन अगर आपके जाति की संख्या जाती है तो आप जाति पे जाइएगा, ठीक है। आज विभिन्न समाज नीति दलों में उसी को टिकट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाति विशेष वह व्यक्ति अपने जाति के लिए कार्य करेंगे, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। अगर आप देखा जाए तो ये 100% सही है प्यारे बच्चों। क्या है? ये 100% सही है कि आप सोचते होंगे कि मेरे चाचा है, चाची है, वो हमारे जात का है तो हम उसको वोट देंगे। लेकिन ऐसा भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम उसको वोट देंगे तो वो हमारे लिए कार्य करेगा। नहीं, ऐसा भ्रम में कभी नहीं रहना प्यारे बच्चों। अगर आपको जिसको इच्छा है वो आपके जात का हो या ना हो, उसको वोट दीजिए। उसको वोट देने से क्या होगा, वो कुछ ना कुछ आपके गांव को डेवलप करेगा। आने वाले जो देश वगैरह है उसमें उन क्या करेंगे, वो अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाएंगे। लेकिन वही अगर आप अपने जात को देते हैं और आपके लिए कुछ नहीं करता है, तो ये क्या है, आप में भ्रम है, आप में बहुत सारा भ्रम भरा हुआ है। बहुत सारे उदाहरण मौजूद है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जीतने के बाद नेता लोग अपना रंग रूप बदल लेते हैं, कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। ये 100% बिल्कुल ही सही है प्यारे बच्चों। और ये सही है या नहीं, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या ये सही है प्यारे बच्चों? कमेंट करिए यस या नो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, यस यस करे आ रहे हैं कि अपने जाति को दीजिएगा तो कोई अथी नहीं करता है। होता है, रियलिटी ये बात है प्यारे बच्चों। लेकिन क्या कीजिएगा, बंधन से बना हुआ है कि हम जाति से है उसको देंगे तो देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और ये आपके 5 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि 5 नंबरी है तो आपको इसे और अच्छे से याद करना है। और ये प्रश्न 2-3 बार पूछा भी गया है। क्या है? 2-3 बार पूछा भी गया है। यहाँ पर देखिए क्या करें कि पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों का व्याख्या करें। इसमें कहा जा रहा है कि पंचायती राज जो है उसमें जो सरपंच होता है, मुखिया हो गया, वार्ड सचिव हो गया, वार्ड नंबर हो गया, ये सब जो होते हैं उसमें से आपके जो सरपंच है, इसके जो शक्ति है, इसके पास क्या क्या पावर है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विविध विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या है क्या है, तो देखिए ये जो सरपंच होता है वो गांव स्तर पे होता है। जैसे मान लीजिए एक जिला हो गया, जिला के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, फिर सॉरी प्रखंड आते हैं, प्रखंड के भी और पीछे क्या होते हैं, गांव वगैरह आते हैं, तो नगर भी आते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं, राइट। तो गांव में जो देखभाल, कोई निर्णय वगैरह लेने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? सरपंच करते हैं। और ग्राम का क्या कहते हैं, प्रधान कौन होता है? कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ग्राम का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन है? सरपंच होता है। बहुत बार पूछा गया है आपके ऑब्जेक्टिव में। अब ये देखते हैं सरपंच की शक्तियां। अब सरपंच के पास कितना पावर है, नहीं है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। गांव में जो होता है, गांव स्तर पर कोई विवाद होता है, मान लीजिए अगर मारपीट, कोई आसपास में मारपीट हो रहा है, तो सरपंच स्वयं या अन्य पांचों के साथ मिलकर पहले घटना की वास्तविकता की जांच करते हैं। मान लीजिए ये आपके आस पड़ोस में एक आदमी है, ये आदमी है, और ये क्या है? सरपंच है। क्या है प्यारे बच्चों? सरपंच है। क्या है? सरपंच है, राइट। और ये सरपंच जो है और ये दोनों के बीच में क्या है? विवाद है। क्या है? विवाद है। इनके और इनके बीच में विवाद चल रहा है। तो सरपंच आएगा और वहां पर दिखाएगा कि किसमें ज्यादा गलती है और किसमें कम गलती है, ठीक है। तो ये किसका काम रहता है? सरपंच का काम रहता है। ये कहाँ होता है? तो गांव स्तर में ज्यादा होता है। लेकिन अभी जो है गांव स्तर में भी ये खत्म होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आप जो है सीधे पुलिस के पास चला जाता है और समझता का प्रयास करते हैं, मतलब कि उसको अच्छे से निर्णय लेने के कार्य करते हैं। समझौता न होने की हालत में मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय का गठन होता है, जिसमें वादी और प्रतिवादी को एक पंच मनोनीत करने को कहा जाता है। सरपंच स्वयं 2 पंचों को मनोनीत करते हैं। सरपंच सहित 5 पंचों द्वारा गठित न्यायपीठ में कम से कम एक महिला पंच का होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि महिला पंच का जरूरी होता है, तो होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। ग्राम कचहरी के न्यायपीठ को 10,000 रुपए तक की राशि की मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है। आपसी विवाद के छोटे छोटे मामले में भी ग्राम कचहरी के सामने रखे जा सकते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए क्या कहना है सरपंच की शक्ति। देखिए यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिकतर देखिएगा आप गांव में है, आप गांव से रिलेटेड रहते करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो कभी कभी होता है तो मारपीट हो जाता है, तो वहां पर मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड नंबर हो गया,
क्या कहते हैं, समिति हो गया, ये सब आते हैं ना, और उस बात को अच्छे से निर्णय लेते हैं कि हाँ, इसमें किसमें गलती था, और अगर दोनों में गलती है तो उसपे क्या कहता था, 10,000 के भी राशि का क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, उसपे क्या कर सकता है, देना ही पड़ेगा, तो देना पड़ जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। ये छोटे-छोटे मामले हो गया जो आपको कहाँ पर निपटाया जाता है, तो सरपंच हो गया, मुखिया के द्वारा, इन सब के द्वारा इसको खत्म किया जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि योजना आयोग पर टिप्पणी लिखे। योजना आयोग जो कि कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि योजना आयोग गैर संवैधानिक व सलाहकार संगठन है। क्या है? गैर संवैधानिक और सलाहकार संगठन है। इसमें सलाह वगैरह नहीं होता कि सजेशन देता है, उस तरह का एक संगठन है योजना आयोग। इसका प्रस्तावना मतलब कह सकते हैं इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 को, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर यहाँ से याद कर लीजिएगा। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 के इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताइए तो कब हुआ था? योजना आयोग की गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताइए। हम देख रहे हैं आपका कमेंट। बिल्कुल, आप सब बता रहे हैं कि 15 मार्च 1950 को। इसके पदन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। अगर आपको हम प्रश्न पूछे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप क्या कमेंट कीजिएगा? प्रधानमंत्री। 1 नंबर यहाँ से भी बन सकते हैं, जिसमें 8 अध्यक्ष होते हैं। टोटल कितने अध्यक्ष होते हैं? 8 अध्यक्ष होते हैं। इसके सबसे पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू तथा अंतिम नरेंद्र मोदी, और पहली महिला इंदिरा गांधी थे। अब समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है। मतलब कि जब इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा, है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद अंतिम में जो है नरेंद्र मोदी है, जो कि आपको पता है 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो अंतिम कौन हुए? नरेंद्र मोदी हुए। और इसी के बीच में जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी भी थी, आपको पता होगा, क्योंकि उन्हें है ना पता? बिल्कुल पता है। और इस संस्था को 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। मतलब कि 2014 के इसको समाप्त कर दिया गया था, और 2015 में क्या किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। किसका? नीति आयोग का। ठीक है। अब इस प्रश्न में हम कुछ प्रश्न आपको ज़रूर कहेंगे कि आप नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ढेरों सारा प्रश्न इसमें से आएगा। जितना हम आपको पढ़ाए इसमें से ऑब्जेक्टिव खैर बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले पूछेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। और महिला में कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इसको कब समाप्त किया गया था? तो 2014 में। किसको? 2014 में जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, तो वो पढ़ा ही रहे हैं, तो जरूर हो सके तो याद कर लीजिए। और ये प्रश्न याद भी हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं? दूसरी पंचवर्षीय, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना होती है और प्रथम चुनाव भी हुआ था। देखिए प्रथम चुनाव जो हुआ था प्यारे बच्चों, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। प्रथम चुनाव, देखिए प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय, क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था प्रथम वाला, तो वो भी आप याद रखना चाहते याद रख सकते हैं। 1951 से लेके 1956 तक याद रखिएगा। और ये दोनों के दोनों MVVI है। क्या है? MVVI है। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है आपको याद रहेगा। राइट। अब आगे देखते हैं यहाँ पर उत्तर में क्या करें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक थी। मतलब कहा जा रहा है कि प्रथम जो था 1951 से 56 तक था, लेकिन दूसरा कते से था? तो 56 से, सॉरी 56 से 61 तक। हाँ, इसकी निम्नलिखित उद्देश्य था, जो कि कह सकते हैं राष्ट्रीय आय में 20% की वृद्धि हुई। मतलब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब हुई, कह सकते हैं ये स्टार्ट हुई, उस समय क्या हुए 25% वृद्धि हुई। किसमें? इनकम में। जैसे आपके पास था 25 पहले 5% कमाते थे, लेकिन 25% वृद्धि होने से कितना प्रतिशत कमाने लगे? 30% कमाने लगे। कोई कोई व्यक्ति 50% कमा रहा था और 25% और वृद्धि हो गया, तो कितना प्रतिशत कमाने लगा? 75% की इनकम उसको
आने लगे। भारी उद्योगों का तीव्र विकास हुआ, मतलब कह सकते हैं बड़े-बड़े कारखाना हो गया, बड़े-बड़े मशीनों का क्या हुआ, तीव्र गति से विकास होने लगा। कह सकते हैं बहुत ही तेज रफ्तार में क्या हुआ, विकास होने लगा। रोजगार के अवसर का विकास हुआ और उस समय जो है बेरोजगारी धीरे-धीरे डाउन हो रहा था और क्या हो रहा था, रोजगार के अवसर मिल रहे थे, काम वगैरह फैक्ट्री वगैरह में बहुत मिलने लगा। धन व आय के असमान वितरण को दूर करना, ये जो धन हो गया, आय हो गया, इन सबको क्या क्या असमान वितरण को दूर करना, मतलब कि जैसे गरीबी वगैरह हो गया, इन सबको बेहतरीन तरीका से दूर कर दिया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। सामूहिक सुरक्षा क्या, अब देखिए सामूहिक मतलब आपको बोलने से ही लग रहा होगा कि इसमें एक आदमी नहीं होगा। सामूहिक, सामूहिक में होता है क्या, एक नहीं, दो, तीन, चार, पाँच, छह, 10, 50, लाख, करोड़, जितना आप ले सकते हैं वो सामूहिक हो गया। और सुरक्षा मतलब आप समझते हैं कि सेफ्टी, जैसे मान लीजिए कि आपके घर की सुरक्षा कौन करता है, मकान वगैरह में आपके माता पिता ये सभी करते हैं, करते हैं कि नहीं, कहीं कहीं गार्ड भी करता है। तो इसी तरह से जो होता है सामूहिक सुरक्षा, तो ये तो पूरा देश पे होगा, होगा कि नहीं होगा, या किसी घर में होगा, या किसी परिवार में होगा, या किसी गांव में होगा, या किसी जिला में होगा, या किसी राज्य में होगा। इस तरह से क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा होता है। तो पहले हम सामूहिक सुरक्षा के बारे में समझ ले कि क्या होता है, अब इसका हम उत्तर देखते हैं। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि मिलजुल कर कार्य करना। देखिए सामूहिक सुरक्षा का अगर सीधा तौर पे कहा जाए तो एक तरह से कार्य करना है, या देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है या किसी दूसरे देश आक्रमण करने वाला है, तो सब के सब आदमी मिलकर उस देश पर आक्रमण करना क्या कहलाता है, सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। अर्थात जब अनेक देश प्रेमी मिलकर किसी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध कार्रवाई करे हैं, मतलब कहा जा रहा है कि जब अनेक देश प्रेमी, जैसे भारत हमारे लिए एक देश प्रेमी है, तो आप भी होगे, हाँ, आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा, आपके भाई बहन, चाचा चाची, फूफा फूफी, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, ये सब के सब ये सर, ये तो कैला फास्ट बोल रहे हैं, तो यही एक रीजन है, अच्छा लगता है। तो ये सब मिल के अगर क्या करेंगे कि अगर आप भारत पे कोई देश आक्रमण करने वाला है, जैसे पाकिस्तान ही मान लीजिए, सपोज दैट हमारा बेटा, आपका बेटा, एक तरह से कहा जाता है, हमको तो वो नहीं मिल पता, कहा जाता है कि बेटा है, तो वो अलग लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो वो अगर पाकिस्तान, अगर बेटा अगर खच्चर हो गया है और वो आक्रमण करेगा हम पे, तो सब के सब जो है ना मिलकर अगर उस पे एक लात एक थप्पड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा हिल जाएगा बढ़िया से, समझ रहे हैं ना, तथा विश्व में शांति व्यवस्था रह सके, उसे सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। इसका प्रयोग जो है 1950 में कोरिया की लड़ाई में किया गया था, मतलब कि जब कोरिया की लड़ाई हुई थी, कह सकते हैं उस समय जो है इसका प्रयोग किया गया था, सामूहिक सुरक्षा, जो कि कह सकते हैं ये 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके परिवार में। बाकी के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में ये 100% जरूरी है, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या हुआ कि अगर आपके आस पड़ोस के घर के हैं और अपने घर में, जैसे मान सकते हैं ये 4 परिवार है, मान लीजिए हम बता रहे हैं, ये आपका अपना घर हो गया, क्या हो गया, अपना घर हो गया, और ये आपके आस पड़ोस के कोई लोग हैं, ठीक है, और ये एक आदमी उठ के आपके एक आदमी भी मारे, तो ये चारों के चारों मिल के क्या करे, उस पे आक्रमण करे, तब ये सामूहिक सुरक्षा है। भले ही इन चारों के बीच में क्या है, मतभेद है, क्या है मतभेद का मतलब समझते हैं, मार भले ही झगड़ा वगैरह हुआ है, विचारों में मतभेद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आदमी पर आक्रमण किया तो सब आदमी मिलकर आक्रमण करेंगे, तो ये परिवार में होना बहुत जरूरी है, ये रहना भी चाहिए, हर हर एक परिवार में हो करे, ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में हो, ये सब के सब परिवार में होना चाहिए। अगर आपके बाहरी वाले देश को ही या बाहरी वाले आदमी आपको मार के चले जाए और आप मजबूत होते हुए भी हार के चले जाए, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात हो जाती है उस समय। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बोलिएगा सर आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? अरे ज़रूरी है भाई, इतना ज़रूरी है कि मत पूछिए। लाइफ में ये सब ज़रूरी है। अपने आप में अपने रिश्तेदार में दुश्मनी रहे तो रहे, लेकिन बाहर वाला पीट के ना जाए, ऐसा समय आने नहीं मत दीजिएगा। राइट? चलिए, उत्तर में आप देखते हैं 7वां प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली, ठीक है? इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमिकली कह सकते हैं। मिश्रित मतलब क्या होता है? मिक्स। क्या होता है प्यारे बच्चों? मिक्स। जिसमें कह सकते हैं पूंजीवादी और एक साम्यवादी, दोनों के दोनों देश आता हो, जो बीच का रास्ता अपनाता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन आता है? तो भारत आता है, सबसे नंबर 1 उदाहरण है। और समाजवादी में कौन आता है प्यारे बच्चों? तो ये रूस हो गया, चीन आ गया, ये सब आपके समाजवाद में गया। आपके पूंजीवादी में कौन आ गया? इंग्लैंड आ गया, अमेरिका आ गया, जो बड़े बड़े देश है वो पूंजीवादी में आते हैं। चलिए इसके बारे में उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था
उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें समाज व पूंजीवादी दोनों का गुण पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का गुण पाया जाता है। नहीं कहते हैं, अगर मान लिया जाए अगर आपने देखा होगा क्या कहते हैं, ट्रेन में कौन आता रहता है, ट्रेन में जो आता है हमको याद नहीं पड़ रहा है, याद नहीं पड़ रहा है। छक्का शायद बोलता है उसे ना, हाँ शायद उसे यही बोला जाता है जो पैसा मांगता है। तो उसको जो आधा गुण जो होता है वो नर का भी होता है और आधा जो गुण होता है नारी का भी होता है, तो उसे अर्ध नारीश्वर भी बोल सकते हैं, राइट। तो वही होता है मिश्रित में भी समझ सकते हैं, ये आधा नर हुआ और ये आधा नारी हुआ, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का गुण पाया जाता है। यह अर्थव्यवस्था बीच का रास्ता है। क्या है प्यारे बच्चों, यह बीच का रास्ता है जिसमें सरकार और पूंजीवादी दोनों का अधिकार होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है भारत है, ठीक है। और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा जाके, अगर तो हम तो बार बार बोल रहे हैं कि देखिए पढ़िएगा नहीं तो कैसे होगा, सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तब तो जिंदगी भर में आप कभी नहीं सोच सकते कि हम 400 या 450 नंबर ला सकते हैं, कभी नहीं, नेवर। ठीक है, याद रखिएगा बिना सब्जेक्टिव पढ़े आप नेवर कभी नहीं ला सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न कर सकते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में भी आ सकता है, पॉलिटी में आ सकता है, दो और हो गया, और एक हो गया सोशियोलॉजी में आ सकता है, इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। ये 3 से 4 सब्जेक्ट में आपको आना है तो आना है, राइट। जितना इंपॉर्टेंट है सोच सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि आजादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी। भाई देखिए, अगर आप देखेंगे कि एक घर में 4 परिवार होता है और चारों का जब बंटवारा होता है, क्या कहते हैं, चारों का जब बंटवारा होता है तो उस समय बहुत बड़ा, क्या कर सकते हैं, स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो अब सोचिए कि जब भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां रही होगी। आप सोचिए, एक तरह से आप अपने माइंड में सोचिए कि घर में जब आपके चाचा जब आपके होंगे, आपके पिताजी जो है 4 भाई, 3 भाई, 5 भाई रहे होंगे, तो कितनी बड़ी मुश्किल आई होगी, कितनी बड़ी मुश्किल आई होगी जब घर की बंटवारा वगैरह हुआ था। अब आपके सामने भारत की बात है, पूरे पूरे इंडिया के लेवल की कर सकते हैं, तो वहां पर किस तरह की चुनौतियां आई होगी आप सोचिए। सोच के अभी अंदाजा लग गया होगा सर ये तो बहुत बड़ा भयंकर हुआ होगा, ये आज सब के सब बिखर गए होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा, सब अपने अपने जाति की तरफ बढ़ते जाता होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं प्यारे, अगर आप इस तरह से थॉट है तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं थोड़ा मोरा, राइट। चलिए इसके बारे में देखते हैं, सही बात ये हुआ भी था। देखिए आजादी के समय भारत में प्रमुख चुनौतियां आई, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौतियां। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का क्या है कि इसमें जो था अलग अलग जाति था और ये सब के सब अलग अलग अपने अपने को अपनाने लगा अपने नहीं, तो इसको जो है ये राष्ट्रीय एकता में मिलाए रखने की चुनौतियां आई, ठीक है। सबसे पहले सभी वर्गों के विकास की चुनौतियां आई, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC ST, इन सभी के विकास की चुनौती आई कि किसको विकास करना है किसको नहीं करना। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों के समय कह सकते हैं या अंग्रेजों से पहले SC और ST को इतना दबाया जाता था, इतना दबाया जाता था, इतना दबाया जाता था, इतना दबाया जाता था कि अंदाजा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं सकते हैं, राइट। संवैधानिक व्यवस्था लागू करने की चुनौतियाँ, संविधान करने की चुनौतियाँ, जिसमें आप कह सकते हैं संविधान के बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए, कानून वगैरह के बारे में कुछ अच्छा खासा लिखा जाए, ठीक है। तो ये संवैधानिक के बारे में हुआ। सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की चुनौतियाँ, समाज में क्या होता है, अगर आप गलत कार्य कर दिए हैं, ठीक है, या आर्थिक न्याय कर सकते हैं, तो उन सब में आपको अगर गलत काम किया तो उस समय आपको दंड मिलना जरूरी है। सामाजिक में हो गया। आर्थिक में है तो आपकी स्थिति बहुत ही खराब है, आप गरीब घरे से आते हैं, आपके पास मकान होगा नहीं है तो सरकार के द्वारा मकान दिया जा रहा है, तो उस आर्थिक न्याय आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वां में क्या कर रहा है, शिक्षा और कानून व्यवस्था लागू करने की चुनौतियां। शिक्षा जो है नंबर 1 पे अब होना चाहिए, लेकिन एक बात बताए पहले, एक बात बताए, इस भारत के क्या एक सबसे बड़ी गंदी बात क्या है, बताएं, हम बताएं, बताएं कि नहीं बताएं, बोलिएगा सर बता दीजिए, क्या हम रोक के रखे हैं। तो सबसे बड़ी गंदी बात यह है टैक्स, किस पे, शिक्षा पे। यार मत इतना लगाओ यार, इतना मत लगाओ, दिल से बुरा लगता है कि तुम सब 18% GST लगा के रखे हो, इतना बुरा लगता है। 18% GST लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है यार। सबसे बड़ी बात है कि तुमने GST जो है शिक्षा पर लगाया हो, ये गंदी बात है, सबसे बड़ी बात सरकार से। ये तो हम 100% कहेंगे, तुम अपनी जो शिक्षा नीति पर इतना टैक्स लगाए हो बहुत गलत किए हो। कॉपी कलम इन सब पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है। आपको पता है लिंकलाइजर पेन जो है 5 रुपए मिलता था, जो आज के समय में 7 या 8 रुपए मिलता है कि नहीं मिलता है, इतना टैक्स बढ़ा दिया है।
तुम क्यों बढ़ा रहे हो इतना टैक्स? शिक्षा पे मत बढ़ाओ ना। सिनेमा हॉल हो गया, अदर जो शॉपिंग वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, इन सब पर बढ़ाओ ना। जो चीज मजदूर के लायक ज्यादा न हो, गरीब परिवार के लिए न हो, ठीक है, जो ज्यादा नहीं वो अफोर्ड करने में भी सोचे थोड़ा सा। मोबाइल है उस पे बढ़ाओ ना जितना टैक्स बढ़ाना है। लैपटॉप हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, इन सब पर जितना बढ़ाना है बढ़ाओ। लेकिन ये जो शिक्षा है जिसमें आप तुम करे किताब वगैरह हो गया, इन सब पर क्या है, कानून जो टैक्स जो ले रहे हो 18% बहुत बेकार है। क्या ये हम सही बोल रहे हैं कि नहीं सही बोल रहे हैं प्यारे? आप कमेंट करके बताइएगा। कहिएगा सर आप क्या बोल रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी ना कि टैक्स लगाया तो अच्छा नहीं, आप सबसे भी थी। ठीक है, बेकार है नियम, समझ रहे हैं। 18% नहीं, कम से कम 5% रहना चाहिए, 5 या 8% टैक्स रहना चाहिए, वो बहुत है। ठीक है, वही सिनेमा हॉल हो गया, वहां पर 25% कर दीजिए, 30% कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक रहेगा। जिसको जाना होगा जाएगा। विदेश नीति निर्माण निर्माण करने की चुनौतियां, विदेश नीति के निर्माण करने के लिए ये सब का क्या हुआ, भारत के पास चुनौतियां आई, जो कि कह सकते हैं ये अनगिनत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं 9 नंबर में कि राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं तथा इसके कार्य को लिखे है। वह पार्टी या दल जो राजनीतिक में भाग लेती है उसे हम राजनीतिक पार्टी कहते हैं। इसके कार्य इस प्रकार है। राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं? राजनीतिक पार्टी का अर्थ जैसे मान लीजिए आपके गांव में देखिएगा, मुखिया के पद जब निकलता है, मुखिया किसका प्यारे बच्चों? मुखिया। मुखिया का जब पद निकलता है, सीट एक रहता है लेकिन बैठता कितना आदमी है? 15 आदमी, 15 आदमी। लेकिन विजेता कौन होता है? एक विनर होते हैं। 15 आदमी तो सीट लिया, लेकिन विजेता कौन होगा? एक होगा, उसी को क्या होगा? सीट मिलेगा बढ़िया तौर पे। ये खड़ा हुआ है जिसमें एक का क्या होगा? विजेता होगा। तो भाग लेना उसे ही को क्या कहते हैं? पार्टी कहते हैं। उसे हमारी राजनीतिक पार्टी कहते हैं। इसके कार्य इस प्रकार है। निर्वाचन में भाग लेना, जैसे कर सकते हैं चुनाव वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है? भाग लेना उसका कार्य है। अगर जीत गया तो लक, नहीं जीता तो अनलक। समझ रहे हैं ना? शासन चलाना, अगर वो मुखिया अगर जीत गया तो क्या कहेगा? शासन चलाएगा। जैसे अपने पंचायत में जितने भी है वहां पर देखभाल करना, कहाँ पर नाला नाली नहीं है, कहाँ पर सड़क नहीं अच्छा से बना है, कहाँ पर लाइट व्यवस्था नहीं है, इन सबको देखभाल करना किसमें है? तो ये शासन चलाना होता है। ठीक है, कानून का निर्माण करना। अब कानून का निर्माण मुखिया कैसे करेगा? तो जो कानून रहता है उसको निर्माण करना, इसका अर्थ ये हुआ करे कि उसके नियमों को फॉलो करना, या कह सकते हैं कोई नियम लाना, वो हो सकता है। सरकार के कार्य पर निगरानी रखना, जो सरकार कार्य कर रही है उसे जनता दे, मतलब कि सरकार उसे दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मुखिया पद पर बैठा है तो वो 10 लाख 20 लाख रुपया लगा के बैठा है। क्यों? आप एक सीट जो लेते हैं, सरकारी जॉब लेते हैं, तो 10 लाख 20 लाख रुपया आप दे के जाते हैं। उसी तरह मुखिया भी जब पद पर बैठता है तो 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा करके बैठता है। तब वो जाके अगर उसे नहीं मिलेगा तो क्या सरकार पे निगरानी रखेगा कि नहीं रखेगा कि ये दे तो रहा है, किसको दे रहा है? मुखिया भी रखता है। ठीक है, जनता के कार्य के लिए कानून या नीति का निर्माण करना, और ये जनता के कार्य के लिए कोई कोई ऐसा मुखिया मिलेगा प्यारे, ऐसा ऐसा मुखिया मिलेगा जो इतना सुकून आपको दे देगा कि मत पूछिए। बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त मुखिया मिलेगा आपको आने वाले समय में, या अभी भी देखिएगा कहीं। आने वाले समय में क्या, आने वाला समय बोला गया बेकार, आने वाला समय कभी नहीं होता है। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अगर मुखिया अच्छा है तो अच्छी बात है, आप उसका गुणगान कीजिएगा, नहीं है तो अच्छा नहीं नहीं कहिएगा। राइट। 10 नंबर पर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग का नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रमुख अंग का नाम लिखना है। तो उत्तर में हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। किसकी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में किया गया था। कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 में ही बना था। ये याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका काम जो है विश्व में शांति बनाए रखना है। किसका? ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है इसका। इसके जो 4 प्रमुख अंग है, जिसमें से हम तो 6-7 लिख दिए, लेकिन 4 इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है महासभा होता है, सुरक्षा परिषद, और एक है न्याय परिषद, और एक है आपके सचिवालय। यहाँ पर सचिवालय होगा। ठीक है, सचिवालय। राइट, ये 1 2 3 4, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने थे? तो टोटल 4 थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1945 में। पॉइंटों को नोट करते हुए चलिएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है?
नई विश्व व्यवस्था, आपको सुनने से लग रहा है कि नई विश्व, अरे न्यू विश्व वर्ल्ड, इसी के बारे में सिस्टम के सिस्टम है ना। उत्तर में देखिए, नई विश्व व्यवस्था का तात्पर्य है कि ऐसा देश जहां कानून का शासन हो। कानून मतलब जानते हैं ना, जो आप पुलिस वगैरह देखते हैं उसी कह सकते हैं, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कानून के द्वारा चलता है। हो और कोई देश हस्तक्षेप न करे किसी भी मामले में, सबको विकास का समान अवसर मिले। और कोई भी देश क्या करे, किसी भी देश पे आक्रमण न करे, ना हस्तक्षेप न करे, और ये किसी भी मामले में क्या हो, उसको विकास का अवसर मिले। जैसा मान लीजिए कि अगर गोल्ड, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहते हैं, अरे यार क्या कहते हैं, चेस, अगर आपको चेस खेलने का बहुत ही हुनर है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट वगैरह सब चीज है, तो आप क्या कीजिएगा, आप अच्छा खासा कर लीजिएगा। करिएगा कि नहीं, करिएगा, जरूर बिल्कुल करिएगा, राइट। अब देखिए नाटो के बारे में पूछा जा रहा है। नाटो बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। उत्तर में देखिए, नाटो एक सैनिक संगठन है। क्या है, सैनिक संगठन। जैसे आर्मी हो गया, भारत के लिए हो गया आर्मी, मिलिट्री हो गया, कमांडो हो गया, ये सब जो आते हैं, ये सब क्या है, सैनिक हो गया, जिसे आदेश मिलता है तो वो कार्य करता है। उसी तरह जो एक प्रकार क्या है, नाटो भी क्या है, एक सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। किसके विस्तार को रोकने के लिए, सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। कब किया गया था, 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। क्यों हुई थी, तो सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है बच्चों, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, जो कि लिखा हुआ नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। इसका संगठन आज शांति का सहभागी कहा जाता है। अब समझिए हम क्या कहना चाहते हैं इसमें, समझिएगा, अब आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ जाएगा, जो कि पहले वीडियो में हम आपको समझाए थे, उसी तरह से आप समझिएगा। देखिए इसका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स में है, राइट, याद रख लीजिएगा। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 30 है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसका नाटो का अर्थ क्या कहा जा रहा है। देखिए ये नाटो हो गया, मान सकते हैं ये नाटो हो गया। एक तरह से मान लीजिए अपनी तरफ से, यहाँ पर 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 से 30 तक मान लीजिए पूरा देश है, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 6, 6, 7, जो भी मान लीजिए। एक देश, यहाँ का जो देश है, वो क्या करेगा, एक देश किसी एक देश पर आक्रमण कर देगा। इस पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इस पे आक्रमण कर दिया। तो इसके बदला लेने के लिए, जब ये भारत ने आक्रमण कर दिया इस देश में, तो ये बदला लेने के लिए क्या करेगा, भारत पे भी आक्रमण करेगा। तो ये सिर्फ अकेला आक्रमण नहीं करेगा, ये सब मिलकर क्या करेगा, भारत पे आक्रमण करेगा। तो भारत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यही एक तरह से नाटो का चाल है, और बहुत जबरदस्त है। और यूक्रेन, आपको पता होगा अभी युद्ध जो हुआ था, आपको पता होगा, यूक्रेन भी चाहता था कि हम नाटो में शामिल हो जाए, क्या करे, नाटो में शामिल हो जाए। इसी के विरुद्ध है, इसी के विरुद्ध रूस ने क्या किया, जहाँ के पुतिन है, उन्होंने क्या किया, इसके युद्ध करना शुरू कर दिया, और उसको बहुत तरह से तबाह किया। किसको, यूक्रेन को। अगर सोचो, अगर शामिल हो जाता यूक्रेन नाटो में, तो क्या ये रूस में जाकर तो मारपीट कर देता कि नहीं कर देता, कभी भी कर देता, राइट। आगे देखिए आपके सामने 13 नंबर में, कि 1975 के आपातकाल लागू करने के क्या कारण थे। अब भाई देखिए, आपातकाल जो लागू वगैरह होता है, कह सकते हैं जहां पर भी कुछ कमी हो जाता है, इसके कारण 1975 में आपातकाल लागू करने का निम्नलिखित कारण था, जो कि कह सकते हैं सबसे पहले राज्यों में छात्र आंदोलन का तेज होना। आपको पता है कि 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था, जिसके निर्माता कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण, जो कि आपने चैप्टर 3 या 4 संपूर्ण क्रांति वाले जो देखे होंगे, उसमें आपको पता है। नक्सली आंदोलन का चरम सीमा पर पहुंचना, ये बहुत बड़ा कारण था। 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, जिसके कारण क्या है, भारत में थोड़ा सा और स्थिति खराब हो गई थी। तो और 1974 में और बावला हो गया, तो इसके कारण और 1975 में क्या किया, इंदिरा गांधी ने इस पे आपातकालीन लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये जो छात्र आंदोलन था, इस पे एक तरह से उसी पे ज्यादा कह सकते हैं। 14 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आप देखिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। चलिए थोड़ा सा पानी पी लिए हैं, अब आगे चलते हैं। क्या कर रहा है, 14 नंबर थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन अच्छा वीडियो प्यारे, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके उद्देश्य बतावे।
तो उत्तर में आपको लिखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार की रक्षा से संबंधित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये मानव अधिकार समझते हैं, जैसे मान लीजिए SC ST एक जाति प्रकार का होता है, उसको अधिकार नहीं दिया जाता है, उसकी रक्षा नहीं किया जाता है, तो उस समय जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध उसी से लगाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है इंग्लैंड के शहर लंदन में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड के शहर जो है लंदन। बहुत आदमी का सपना होता है कि लंदन जाके क्या करें, वहां पर पढ़ाई करें और रंग बिरंग का चीज सोच रहा है दिमाग में आपको, बट बोलेंगे नहीं। इसका कार्य विश्व में मानव के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका जो मुख्य कार्य कर सकते हैं वो मानव के अधिकार या रक्षा वगैरह करना कर सकते हैं। ठीक है, विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाना, जो कि चलता ही है। विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकार का उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट विश्व के समक्ष लाना। अगर आप उल्लंघन वगैरह कर रहे हैं तो उसका रिपोर्ट को देना है। इसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और महिला दिवस, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला जो होता है 8 मार्च को। कब? महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और मानव अधिकार दिवस क्या है? मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो 15 नंबर में क्या कह रहा है कि द्वि ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? द्वि ध्रुवीय मतलब क्या होता है? एक है आपका USA और एक है आपका USSR। ठीक है, ये दोनों के बीच है आपके द्वि ध्रुवीय। ये कब शुरुआत होता है? तो 1945 के जो युद्ध हुआ था ये समाप्त हो जाता है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कह सकते हैं। उसके बाद ये दोनों आते हैं, जो कि दोनों के दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे और ये दोनों के दोनों गुट में शामिल बट गया। अब चलिए इसके बारे में उत्तर देखते हैं, फिर आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा प्यारे। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। देखिए, दूसरा महायुद्ध जिसका समापन मतलब समाप्त हो गया था 1945 में हुआ था। इस युद्ध के बाद विश्व में राजनीतिक में दो महाशक्तिशाली देशों का उदय हुआ। अभी हम आपको जस्ट बताएं कि जब 1945 का जब युद्ध था मतलब कि समाप्त हो गया, उसके बाद USA और USSR ये दोनों के दोनों महाशक्तिशाली देश थे और ये दोनों के दोनों गुट में बट गया। ये अमेरिका चाहता था कि हम शक्तिशाली हो और सोवियत संघ चाहता था कि हम शक्तिशाली हो। ठीक है, इन दोनों देशों के उदय के फलस्वरूप विश्व दो अलग अलग गुटों में बट गया। और USA जिसे अमेरिका कहते हैं वो अलग गुट में बट गया और USSR जिसे रूस कहते हैं वो अलग गुट में बट गया। जिसमें अमेरिका जो था पूंजीवादी को अपना लिया। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब देश किसको अपना लिया? पूंजीवादी को अपना लिया, पूंजीवादी नेता को अपना लिया। लेकिन वही जो रूस है वो क्या कर लिया? समाजवादी गुटों को अपना लिया। रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब देश क्या है? समाजवादी को अपना लिया। इस तरह दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व दो राजनीतिक गुटों में बंटना विश्व ध्रुवीय कहलाता है। तो ये प्रश्न और इजी था और अच्छा भी था, जरूर आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको 15 के 15 प्रश्न पढ़ा दिए हैं प्यारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा। अगर और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कर दीजिएगा, अगर अपने भाई बहन दोस्त वगैरह सबको। अगर आपको ये PDF चाहिए फ्री में तो उसके लिए आप क्या करना है प्यारे बच्चों, गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी। क्या सर्च करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। याद रखिएगा, बेहतरीन तरीका से आप सर्च कीजिएगा, कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का PDF मिलेगा, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा स्पेशली कमेंट करके बताइएगा। और आगे अब कौन सा सब्जेक्ट का लाए जरूर कमेंट करिएगा। और हिस्ट्री का हम पढ़ा दिए हैं, अब इसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया, अब आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।